नमस्कार, मैं हूं मुनीश त्रिपाठी। आप देख रहे हैं तेज खबर। भारत ने प्रति 14 अगस्त को जिस दिन भारत का बंटवारा हुआ था, उस दिन को भारत विभाजन स्मृति का दिवस मनाने का निर्णय लिया है। देश के विभिन्न भागों में विभिन्न जगहों में प्रदर्शनियां लग रही हैं, विभाजन की विभीषिका बताई जा रही है। देश का विभाजन कैसे हुआ, इसकी क्या पृष्ठभूमि थी, क्या इसके कारण थे। इसमें लाखों लोग इस विभीषिका में मारे गए। तकरीबन जो आंकड़ा है सरकारी और गैर सरकारी, 15 से 20 लाख लोग मारे गए और 2.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए। माने पाकिस्तान से इधर लोग आए और भारत से पाकिस्तान गए। और इस बीच में कई लाख महिलाओं का अपहरण हुआ, बलात्कार हुए, नृशंस हत्याएं हुई। इस सारी विभीषिका पर हम कई एपिसोड में, कई सीरीज में चर्चा करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि विभाजन की जो भारत का जो दुखद विभाजन हुआ है, ये ज्ञात इतिहास में सबसे बड़ी विश्व की त्रासदी है, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में नरसंहार हुआ हो, इतना बड़ा जान माल को नुकसान पहुंचा हो। मैं आज इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, इसका बीज कहाँ से हुआ, इसका क्या जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, कैसे ऐसी स्थिति बनी कि भारत माता के 2 खंड होने पड़े और भारत भूमि को विभाजित होना पड़ा। सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटेन में स्थापना हुई। उसका मुख्य उद्देश्य था विश्व में व्यापार करना और लाभ अर्जित करना। 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहाज लेकर के सूरत में पदार्पण किया उसने, और उसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में व्यापारिक हितों की तलाश करना। उस समय बादशाह भारत का था जहांगीर। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा और व्यापारिक हितों के लिए उसने जहांगीर को तैयार किया। और 1613 में कैप्टन हॉकिंस का समझौता जहांगीर के साथ हुआ। माने जहांगीर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की कुछ नियम के अंदर, कुछ बंधनों के अंदर व्यापार की अनुमति दे दी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बरसों तक चलता रहा। इधर मुगल साम्राज्य भी औरंगजेब के अवसान के बाद कमजोर हुआ। 23 जून 1757 में प्लासी के युद्ध में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में हेड था लॉर्ड क्लाइव, उसका युद्ध प्लासी में तत्कालीन बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनसे युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, वो उसने गुप्त समझौता क्लाइव से कर लिया। और एक जगत सेठ था, जो सेठ था कलकत्ता का बहुत बड़ा व्यापारी था, उसने भी गुप्त तरीके से अंग्रेजों से समझौता कर लिया। लिहाजा जब युद्ध हुआ प्लासी के मैदान में, जब दोनों पक्षों की सेनाएं खड़ी हुई, तो मीर जाफर ने अपने सैनिकों को न केवल युद्ध के लिए रोका, बल्कि उसने अंदर खाने से ब्रिटिश सेना को मजबूती प्रदान की। लिहाजा युद्ध का परिणाम हुआ कि अंग्रेज जीत गए। सिराजुद्दौला की हत्या जेल के अंदर मीर जाफर के बेटे मीरन ने कर दी। इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में बहुत सारी रियायतें मिल गईं और उनको मुक्त व्यापार करने में छूट मिली। उनके कुछ जो बंधन थे, जो उनके मानक थे, वो ढीले हुए। लेकिन ब्रिटिश इंडिया कंपनी अति महत्वाकांक्षी थी और वो शोषा की तरीके से अपना मुंह फैला रही थी। बंगाल के नवाब के ऊपर बंदिशें थी कि वह स्वतंत्रता पूर्वक अपनी सरकार नहीं चला सकता था। लिहाजा युद्ध एक बार फिर निश्चित हुआ। अब की बार एक तरफ ब्रिटिश सेना थी और दूसरी तरफ से बंगाल का नवाब मीर कासिम था। भारत का बादशाह शाह आलम द्वितीय था। अवध का नवाब शुजाउद्दौला था। तीनों की सम्मिलित सेनाएं ब्रिटिश सेना के सामने बिहार के बक्सर में उपस्थित हुई। आधुनिक तकनीक से ब्रिटिश सेना ने युद्ध लड़ा और भारत की तीनों संयुक्त सेना को पराजित किया। बक्सर के युद्ध से ब्रिटिश स्थिरता की भारत में नींव पड़ी। इस युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में बहुत जगह दीवानी की सुविधा मिल गई। यूँ कहें कि संपूर्ण कुछ भागों को छोड़कर संपूर्ण पूर्वी भारत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा
पूर्वोत्तर के राज्यों तक दीवानी की सुविधा मिल गई, राजस्व इकट्ठा करने की सुविधा मिल गई। माने शासक तो राजा होगा, नाम मात्र का भारतीय राजा होगा या नवाब होगा, लेकिन राजस्व वसूल करेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लिहाजा भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। और उधर इस समझौते में जो मुगल बादशाह था और जो अवध का नवाब था, उसको बहुत सारे रियायतें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी पड़ी, बहुत सारा हर्जाना देना पड़ा, जिसके कारण से उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। और इधर आर्थिक शोषण के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूत होती चली गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत तेजी से विस्तार होता चला गया। इधर जो मुगल सल्तनत थी वो कमजोर होती चली गई, नाम मात्र का मुगल बादशाह रह गया। बरसें बीतते चले गए, ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत में मजबूत होती चली गई। इधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी हड़प नीति के चलते तमाम राजे रजवाड़ों की रियासत को हड़प लिया। बिठूर के नाना साहब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ की हजरत महल, तमाम ऐसे राजा रजवाड़े थे जिनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन के अंदर मिला लिया। इसका परिणाम ये हुआ कि राजा रजवाड़े जिनकी रियासतें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिल गई थी और भारतीय जनमानस भी, वो अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ हो गया। लिहाजा 1857 में बड़ा विद्रोह भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हुआ। ब्रिटिश सेना के तमाम लोग इस विद्रोह में मारे गए। मेरठ से क्रांति की मशाल जली और जो सेना थी, जो ब्रिटिश सेना थी, उसी में विद्रोह हो गया, जिसमें भारतीय जवान थे। उन्होंने विद्रोह कर दिया और दिल्ली में जाकर के कब्जा कर लिया। ये जो लड़ाई हो रही थी, जो ये विद्रोह हो रहा था, जो ये जिसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है, उसका प्रतीकात्मक रूप से नेतृत्व जो दिल्ली का मुगल बादशाह था मोहम्मद बहादुर शाह जफर, उसके नेतृत्व में लड़ा गया था। जैसे तैसे ब्रिटिश हुकूमत ने विद्रोह पर काबू पाया, हजारों लोग मारे गए, विद्रोह की आग समाप्त हो गई और ब्रिटिश हुकूमत फिर भारत में शासन करने लगी। इसके उपरांत ब्रिटिश हुकूमत ने विश्लेषण किया कि भारत पर लंबे समय तक कैसे राज्य किया जा सकता है। उसने सोचा कि विद्रोह के अगुवाकार भारत के मुसलमान थे, लिहाजा उन्होंने पहले हिंदुओं की ओर चारा डाला, हिंदुओं को अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया और उन्होंने मुसलमानों को पहले अपना विद्रोही माना। लेकिन तो ये नीति उनकी सफल नहीं हुई। शायद फिर उन्होंने सोचा कि मुसलमान आक्रामक हैं और शासक वर्ग रहा है बहुत लंबे समय तक, और उसको क्यों न ही हिंदुओं के खिलाफ लड़ा दिया जाए और अपने सुरक्षा कवर के रूप में मुसलमानों को रखा जाए। ब्रिटिश अधिकारी थे सर सैयद अहमद खां, जो दिल्ली में पैदा हुए थे। उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के रूप में की थी। बाद में उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर न्यायिक सेवा में पदार्पण किया। वह पहले हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े समर्थक थे। वो हिंदू और मुसलमानों को भारत की सुंदर वधु की दो आंखें कहते थे और वो यहां तक भी कहते थे कि लोग मुझे हिंदू क्यों नहीं कहते हैं। इतने वो जबरदस्त समर्थक थे। परंतु 3 ब्रिटिश शिक्षा अधिकारी थे, थ्योडकर बैंक, आर्चलैंड और मॉरिसन। इन तीनों शिक्षा अधिकारियों ने सर सैयद अहमद खां को समझाया कि आप अंग्रेजी हुकूमत से बैर न करें और अंग्रेजी हुकूमत से सलाह करके ही आप मुसलमानों की सहायता कर सकते हैं। लिहाजा सर सैयद अहमद खां की धारा बदल गई और वे हिंदुओं के खिलाफ विस्फोट करने लगे। सर सैयद अहमद खां अंग्रेजों की कुठपुतली बन गए और इन्हीं बीच उन्होंने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मुस्लिम विद्यालय की इन्हीं शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से स्थापना की, जो बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। सन 1885 में ए ह्यूम के मार्गदर्शन में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। सर सैयद अहमद खां कांग्रेस के बहुत बड़े मुखर विरोधी थे और वो मुसलमानों से कहते फिर रहे थे कि कांग्रेस हिंदुओं की संस्था है,
अंग्रेजों का साथ दो, अपना हित अंग्रेजों में ही है, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव मुसलमानों पर पड़ा। इतना ही नहीं, 16 मार्च 1888 में मेरठ में उन्होंने एक भाषण किया। उन्होंने कहा, हिंदू और मुसलमान दो परस्पर विपरीत सभ्यताएं हैं, इनके अलग अलग पुरखे हैं, अलग अलग इनकी संस्कृतियां हैं, ये लोग आपस में कभी नहीं रह सकते। लिहाजा मुसलमानों का हित ब्रिटिश हुकूमत में ही है। इतना ही नहीं, अगस्त 1888 में सर सैयद अहमद खान ने ब्रिटिश हुकूमत के समर्थन में संयुक्त राजभक्त सभा बनाई, जो कांग्रेस के प्रत्युत्तर में थी। इस तरीके से मुसलमान जो कांग्रेस से जुड़ सकते थे वो कांग्रेस से नहीं जुड़े। इधर थियोडकर बैंक ने मुसलमान बुद्धिजीवियों को समझाया कि आप क्यों वायसराय से अपनी मांगों को लेकर नहीं मिलते हैं, हम इस मुलाकात को करवाएंगे और अपनी मांगों को आप वायसराय से रखें, ब्रिटिश हुकूमत से रखें। तो इसी को लेकर के मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल आगा खां के नेतृत्व में वायसराय मिंटो से अक्टूबर 1906 में मिला। वायसराय मिंटो से इस प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि मुसलमानों को विधान परिषदों में पृथक निर्वाचन दिया जाए, उनको उनकी संख्या के आधार पर नहीं, पर उनकी राजनीतिक हैसियत, उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिन्होंने लंबे समय तक भारत में शासन किया है। वायसराय मिंटो तो इसके लिए तैयार ही बैठा था। उसने तत्काल हामी भर दी और कहा कि हम पृथक निर्वाचन को अमेंडमेंट के द्वारा एक बिल पारित कर लागू करेंगे। जब पृथकतावादी मुसलमानों की मांगे इतने सरल तरीके से मान ली गई तो उनके अंदर एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग गई और उनके अंदर एक बड़े संगठन की अभिप्सा भी जाग गई। लिहाजा 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जो कि बाद में भारत के विभाजन का मुख्य सूत्रधार रही। 1906 में पहले अध्यक्ष बकार मुल्क हुए और मुस्लिम लीग के संरक्षक ढाका का नवाब आगा खां हुआ। आगे आपको कई सीरीज में भारत विभाजन की विभीषिका के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।